नमस्ते, मैं अभय कुमार दुबे 4 पीएम के देश के बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम लोगों का जो राजनीतिक बहस मुबाहिसा होता है, उसमें लोगों की राय बिल्कुल बटी हुई है। और वो विषय ये है कि देश में कांग्रेस के ग्राफ में पिछले 13-14 महीने में जो बहुत बड़ा उछाल आया है, उसका बुनियादी कारण क्या है? और उससे पहले कांग्रेस के ग्राफ में जो गिरावट हो रही थी, उसका कारण क्या था? आखिरकार कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को सत्ता दिलाई और ज्यादातर समय कांग्रेस ने ही इस देश पे हुकूमत की है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 2014 का चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस के ग्राफ में बहुत तेज गिरावट हुई? और फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 13-14 महीने के दौरान आज कांग्रेस तेजी के साथ अपने पैरों पर न केवल खड़ी हो रही है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को, जो कि पिछले 10 साल से सत्ता में है, हर मुकाम पर, चाहे प्रदेशों की राजनीति हो, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे बहस मुबाहिसे का सवाल हो, कदम-कदम पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। तो इस सवाल को ठीक से समझना ज़रूरी है, अगर हम वास्तव में इस देश की राजनीति की कोई समझ रखना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 में चुनाव हारने से पहले कांग्रेस 10 वर्ष तक लगातार सत्ता में थी। कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको यूपीए भी कहते थे, उसकी नेता थी और उसके प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह, जो कि विश्व स्तर के अर्थशास्त्री कहे जाते थे और उसको सांगठनिक रूप से कामकाज संभालती थी और सरकार का दिशा निर्देशन करती थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। इन दोनों की जोड़ी बहुत आराम से बढ़िया तरीके से चल रही थी। मुझे लगता है कि 2004 में जब कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने पराजित किया और केंद्र में सरकार बनाई, तो पहले 5 साल बहुत अच्छे गुजरे। समस्या दूसरे 5 साल के साथ शुरू हुई, जब कांग्रेस ने अपने एक नए नेता सोनिया गांधी के पुत्र और जो कि राजनीति में उन दोनों उभर रहे थे, राहुल गांधी को मंच पर स्थापित करने की कोशिश की। उस प्रक्रिया में हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर जो सत्ता का केंद्र था, जो नेतृत्व का केंद्र था, वो लोगों को लगा कि ये बँट गया है। कोई एक नेतृत्व का केंद्र नहीं रह गया है। एक तरफ सोनिया गांधी थी, एक तरफ राहुल गांधी थे, एक तरफ सरदार मनमोहन सिंह थे। तो इस स्थिति ने धीरे-धीरे कांग्रेस के नेतृत्व की एकता के बारे में, कांग्रेस के नेतृत्व की प्रभावकारिता के बारे में एक तरह का भ्रम पैदा किया। दूसरी समस्या ये थी कि पार्टी का ध्यान लगातार इस बात पर रहता था कि वो गठजोड़ सरकार कैसे चलाए और जो गठजोड़ सहयोगी थे, दूसरे तमाम दल थे, उन तमाम दलों को खुश रखने के लिए और उनकी मिजाज कुर्सी करने के लिए उनकी बहुत सी ऐसी बातें माननी पड़ती थी, जो कि दरअसल गठजोड़ सरकार की छवि के लिए बहुत माकूल साबित नहीं हुई। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने संगठन के ऊपर, अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान कम दिया, उसका ध्यान गठजोड़ के ऊपर ज्यादा रहा। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी को मंच पर स्थापित जरूर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त तक प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए मानसिक रूप से और राजनीतिक अनुभव के लिहाज से तैयार नहीं थे। मुझे याद आता है कि देश की एक सबसे बड़ी रिसर्च संस्था, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, मैं उन दोनों उसी संस्था में काम किया करता था। 2013 में एक सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण से साफ निकल कर आया था कि अगर चुनाव पहले करा दिया जाए, अगर चुनाव 2014 की बजाय साल भर पहले 2013 में करा दिया जाए, तो कांग्रेस ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी यह बताया गया था कि कांग्रेस अपने नेतृत्व को बदले, यानी प्रधानमंत्री पद पर सरदार मनमोहन सिंह की जगह किसी और को बैठाया जाए, क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उस सर्वे के मुताबिक चुनाव जीतना मुश्किल था। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त तक कांग्रेस के कहीं आसपास भी नहीं लग रही थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में उन दोनों एक घमासान चल रहा था, एक ऐसा घमासान जिसके अंदर तय नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव किसी नेता के चेहरे के साथ लड़ेगी या बिना चेहरे के लड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पक्ष में था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा सामने न रखे
और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी कोशिश कर रहे थे और देश का बहुत बड़ा एक कारपोरेट तबका, देश के बड़े-बड़े कारपोरेट जार इस पक्ष में थे कि नरेंद्र मोदी को ही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे। बहरहाल स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर संघर्ष बहुत था, सिर्फ फुटबॉल बहुत थी। जो दिल्ली में बैठे हुए उसके नेता थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि गुजरात से एक नेता आए और वो उनके ऊपर अपना नेतृत्व स्थापित करे। तो ये तय नहीं समझ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी, ये अपने आप में स्पष्ट नहीं था और उसकी इसी अस्पष्टता का, उसके इसी ढुलमुलपन का प्रभाव उस सर्वेक्षण के नतीजों में लग रहा था। लेकिन कांग्रेस ने उस परिस्थिति को पढ़ने में बहुत बड़ी गलती की और उसने ध्यान नहीं दिया और वो सरदार मनमोहन सिंह को सत्ता में बराबर जारी रखे रही और राहुल गांधी एक तरह से कांग्रेस के नेता होते हुए भी कभी भी केंद्रीय स्थिति में नहीं आ पाए। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम ये निकला कि धीरे-धीरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से जो माहौल बना, उसमें कांग्रेस अ, अलोकप्रिय होती चली गई, उसकी सरकार अलोकप्रिय हुई, उसका नेतृत्व अलोकप्रिय हुआ और एक ऐसी परिस्थिति बनी, एक ऐसी फसल उगी, जिस फसल को सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने काटा, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, जो आज देश में पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फिर 2018 में जो लोक विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनावों में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दिया। उससे पहले गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी टक्कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी हिल गई थी। एक बार ये ऐसा लगा था कि शायद वो गुजरात का चुनाव हार जाएगी। उस वक़्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो अशोक गहलोत राहुल गांधी के गुजरात के चुनाव में मुख्य सहयोगी थे। तो इससे कांग्रेस को लगा कि उसने वो स्थिति हासिल कर ली है कि वो अकेले ही दम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है और 2014 की हार का बदला ले सकती है। इसलिए कांग्रेस ने 2019 में विपक्ष की भाजपा विरोधी एकता करने की कोई कोशिश नहीं की। वो अकेले ही नरेंद्र मोदी से भिड़ गई। उसने एक बहुत बड़ी गारंटी दी, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी गारंटी दी, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई सब्सिडी की और नकद ट्रांसफर की जो गारंटियां होती हैं, उसके मुकाबले बहुत बड़ी थी। कांग्रेस को लगता था कि ये गेम चेंजर, ये गारंटी गेम चेंजर साबित होगी। वो गेम चेंजर साबित हो भी सकती थी, लेकिन तभी पुलवामा की घटना हुई। वहां आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के जवान मारे गए और उसके बदले में भारत सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे बालाकोट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने एक बड़े पैमाने पर एक देशभक्ति का एक तूफान पैदा किया और नरेंद्र मोदी ने प्रचार के जरिए उस तूफान का लाभ उठाया। पूरे देश में भाजपा ने अपने होर्डिंग लगाए जिन पर लिखा हुआ था कि हमने घुस कर मारा। इस घटना के कारण 2019 का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं रह गया और लोगों ने कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है, भाजपा क्या गारंटी दे रही है, इन सब बातों को छोड़कर जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तय हुआ। इसीलिए एक अनूठा नतीजा सामने निकला। वो नतीजा ये था कि 2018 में, यानी तकरीबन 7-8 महीने पहले, जिन राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया था, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से चुनाव हार गई। यानी भाजपा का राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो स्ट्राइक रेट था, वो 90% से भी ज्यादा था। तो 2019 के इस नतीजे से आहत होकर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आलाकमान को जो खत लिखा, उस खत में उन्होंने एक आग्रह किया था कि अब कोई भी अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए। इसके बाद से कांग्रेस एक तरह के असमंजस में फंस गई और वो असमंजस ऐसा था जिसके खत्म होने में बहुत देर लगी। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस में चुनाव जीतने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस में भाजपा का मुकाबला करने का कोई दम नहीं रहा। पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे देश में फैले हुए लगातार निराशा के गर्त में जा रहे थे। इसी पूरी और जब गुजरात का 2018 से पहले गुजरात का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस जिस तरह अनमनेपन से लड़ी, उससे भी लगा कि अब शायद कांग्रेस ने ये मान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकती। लेकिन तभी लोकतांत्रिक राजनीति हमेशा आपके सामने एक आश्चर्य पेश करती है। तभी एक घोषणा हुई कि राहुल गांधी एक
विशाल जनसंपर्क अभियान पर निकलने वाले हैं और उस विशाल जनसंपर्क अभियान का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। जैसा कि होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और मीडिया मंचों में बैठे हुए उनके छिपे हुए और खुले हुए समर्थकों ने भारत राहुल गांधी की राहुल गांधी की इस योजना की खिल्ली उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और धीरे-धीरे भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसा आवेग पैदा हुआ कि भाजपा भी सतर्क होकर भारत जोड़ो यात्रा की इस 136 दिन तक चली प्रक्रिया को ध्यान से देखने लगी और उसने पता लगाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा दिखाई दे रही थी, राहुल गांधी हर जगह जा रहे थे, उसके बाद सर्दी का मौसम शुरू हुआ। सर्दी के मौसम में जब वो एक टी-शर्ट पहन के यात्रा कर रहे थे और उनकी बड़ी-सी दाढ़ी बढ़ गई, इस सब पूरी प्रक्रिया में उनकी एक तपस्वी ऐसी छवि राहुल गांधी की स्थापित हुई। इसका कांग्रेस को, राहुल गांधी की छवि को और कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ। लेकिन जो बात सामने नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो कुछ और थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, जिसके अंदर सोनिया गांधी शामिल थी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे, उन्होंने कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए, कांग्रेस के ग्राफ को फिर से ऊपर ले जाने के लिए एक पंचमुखी रणनीति बनाई थी। और वो रणनीति ये थी कि एक विशाल जनसंपर्क अभियान भारत जोड़ो यात्रा के रूप में चलाया जाए, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करें। दूसरी तरफ इसी बीच में सांगठनिक चुनाव करके कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार का एक अध्यक्ष दिया जाए। उसके लिए जो चुनाव हुआ, उसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते और कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिला। चुना हुआ अध्यक्ष था, अनुभवी अध्यक्ष था, दलित समाज से आता था, दक्षिण भारत का था, लेकिन उत्तर भारतीयों की तरह हिंदी बोल सकता था। एक ऐसा अध्यक्ष मिला जिसका कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला था। इस नीति का तीसरा पहलू ये था कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता के लिए एक सुनियोजित कोशिश करनी शुरू की। उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने बाहर निकलकर नीतीश कुमार के साथ बातचीत की, ममता बनर्जी के साथ बातचीत की, कुछ हीले हवाले के साथ अरविंद केजरीवाल को भी विश्वास में लिया गया और अन्य विपक्षी नेताओं को भी, सबको विश्वास में लेकर, शरद पवार को विश्वास में लिया गया। इन सबको विश्वास में लेकर एक बहुत बेहतरीन भाजपा के खिलाफ एक विपक्षी एकता करने की एक जबरदस्त कोशिश प्रारंभ हुई। इस पंचमुखी रणनीति का चौथा पहलू ये था कि कांग्रेस ने ये तय किया कि वो हर जगह पर अपने प्रादेशिक नेतृत्व को प्रमुखता देंगे। इसका नतीजा ये निकला कि धीरे-धीरे कर राजस्थान की सारी बागडोर, तमाम सचिन पायलट से मतभेदों के बावजूद राजस्थान की बागडोर अशोक गहलोत को थमा दी गई। कर्नाटक की बागडोर सिद्धरमैया को थमा दी गई। तेलंगाना की बागडोर रेवंत रेड्डी को थमा दी गई और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में एकता करा के भूपेश बघेल के हाथ में पूरी तरीके से बागडोर थमा दी गई। इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो चुनाव जीता, उसमें भी स्थानीय नेतृत्व को प्रमुखता दी गई और सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस में एक बार फिर उस युग की वापसी हुई जो कि जवाहरलाल नेहरू का जमाना था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो स्थानीय नेतृत्व था, उसका महत्व कम हो गया था। एक बार फिर से कांग्रेस के जो सूबेदार थे, कांग्रेस के जो छत्रप थे, उनको इस बात का एहसास दिलाया गया और इस बात का अधिकार दिया गया कि वो समझें कि पार्टी उनके कंधों पर खड़ी हुई है। राज्य में उन्हें कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का नेतृत्व करना है, कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना है। और इस पंचमुखी रणनीति की जो पांचवा पहलू था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये पांचवा पहलू ये था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद में देश भर के मतदाताओं के सामने कांग्रेस एक नई कहानी लेकर सामने आए। और वो नई कहानी क्या थी? वो नई कहानी थी जिसको आप सूत्र रूप में समझ सकते हैं, एक रूपक के तौर पर समझ सकते हैं। वो नई कहानी थी मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान दो तरह की बातें कहती थी। पहली बात तो वो अल्पसंख्यकों को आश्वासन देती थी कि आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जो घृणा का अभियान चला रखा है, इस अभियान का हम मुकाबला करेंगे। पहला आश्वासन तो ये देती थी। दूसरा अभियान वो
सारे देश की दूसरा आश्वासन वो सारे देश की जनता के लिए देती थी। वो कहती थी कि न केवल हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा के अभियान का मुकाबला करेंगे, बल्कि जो मोदी सरकार ने सारे देश में कदम-कदम पर विभिन्न पहलुओं पर हर मुकाम पर जो एक टकराव की नीति अपना रखी है, समाज को लगातार बेचैनी की खदबदाहट में झोंके रखा है, उसकी बजाय स्थिरता, मैत्री और मेल-मिलाप की राजनीति का आगाज करेंगे। ये एक दोतरफा रणनीति थी। ये एक कहानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की जनता को 136 दिन तक चली भारत जोड़ो सुनाई गई और उसके बाद भी कांग्रेस द्वारा ये कहानी सुनाए जाना अभी भी बाकी है। इसी के साथ एक बात और जुड़ी हुई थी कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और जो ओबीसी वोटर हैं, ओबीसी वोटरों के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया और जातिगत जनगणना के सवाल पर आग्रहपूर्वक एक इसको राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उभारा। तो एक ऐसी स्थिति बनी, ये पंचमुखी रणनीति। आप देखिए, ये कोई अनायास नहीं था। आखिरकार ऐसा क्यों था? इसमें सोचने की जरूरत है कि 13-14 महीने के अंदर इन पांचों पहलुओं को बड़ी कुशलता के साथ में कांग्रेस ने जमीन पर उतार दिया और अब विभिन्न राज्यों में कांग्रेस जो भाजपा का मुकाबला कर रही है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और उसके बाद 2024 में वो भाजपा से विपक्षी एकता के साथ में टकराएगी। इसके पीछे मुख्य तौर पर यही पंचमुखी रणनीति होगी। इस सफलता के ऊपर न केवल कांग्रेस का भविष्य टिका है, इस सफलता के ऊपर न केवल नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य टिका है, इस पंचमुखी सफलता के ऊपर उन तमाम गैर भाजपा शक्तियों का राजनीतिक भविष्य टिका है जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले शासन प्रशासन से बहुत ज्यादा परेशान है। इस पंचमुखी रणनीति की सफलता के ऊपर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इसलिए टिका हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र में पिछले 10 साल में एक असंतुलन आ गया है। भाजपा का ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा है और वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की कीमत पे आगे बढ़ रहा है। किसी पार्टी का ग्राफ आगे बढ़े इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो दूसरी पार्टियों की कीमत तो नहीं बढ़ना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबी होती है, इसमें सभी पार्टियों के लिए गुंजाइश होती है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाती है, अगर विपक्ष मुक्त भारत का अभियान चलाती है, तो वो अपने आप में बुनियादी रूप से एक गैर लोकतांत्रिक अभियान होता है। और आज स्थिति ये है, इसी पंचमुखी रणनीति के कारण विपक्षी एकता है जो कि 2024 में भाजपा का मुकाबला करेगी और विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से उत्साहित कांग्रेस का भी सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। देश की बात के अगले कार्यक्रम में हम लोग किसी और राष्ट्रीय समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे।